दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। भीषण ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए घना कोहरा बड़ी मुसीबत बन गया है। कोहरा इतना कि सब कुछ उसमें गुम गया है। विजिबिलिटी जीरो होने से घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार ऐसी थम गई कि 20 ज्यादा स्पीड पर चलना मुश्किल हो रहा है। वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं कि आज कितना घना कोहरा हो रहा है और विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। 20 से ज्यादा स्पीड से चलने में भी मुश्किल हो रहा है लोगों को। सड़कों पर भी रफ्तार थम चुकी है और आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हर तरफ की यही तस्वीर है। भीषण ठंड के साथ कोहरे ने भी हालत बिगाड़ दी है। लोगों को सड़कों पर निकलना भारी पड़ रहा है। घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तो इस वक्त पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। सड़कों पर लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी तस्वीर नोएडा से है और आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ठंड ने पूरी तरीके से अपना कोहराम मचाया हुआ है और पूरी तरीके से कोहरे की चादर ओढ़ी हुई है। तीसरी तस्वीर इस वक्त हरिद्वार से है, जहां पर कोहरा तो कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि ठिठुरन इस वक्त बहुत ज्यादा है। और इस वक्त हमारे संवाददाता गाजियाबाद से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलीगढ़ से रंजीत सिंह हैं। जी, सबसे पहले रोहित सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी गाजियाबाद में इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल बताना चाहेंगे, गाजियाबाद में भी रात से ही घना कोहरा छाया हुआ था और जो विजिबिलिटी है बेहद ही कम है। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो वाहन चालक हैं वह लाइट का प्रयोग करके चल रहे हैं और मंद गति से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे ठंड बढ़ी है और जो गलन है वह बढ़ी है। वाहन चालक भी इस समय लाइट का प्रयोग करके चल रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम आकी जा रही है। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि जो डीपर है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो ठंड है, घना कोहरा है, वह दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर दस्तक दी है। और 10 जनवरी की बात करें तो कहीं ना कहीं बारिश की भी संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। जी, अलीगढ़ से रंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी अलीगढ़ में क्या हालात हैं? देखिए, मैं अलीगढ़ की बात करूं तो इस वक्त ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। रात से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। अलीगढ़ में तमाम जगह जो रोड के किनारे लोग बैठे थे, प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है और कोहरा यहाँ पर पूरी तरीके से विजिबिलिटी जीरो है। गांधी पार्क चौराया, मसूदाबाद चौराया, क्वारसी चौराया, इटाचूरी चौराया, सैटेलाइट चौराया, तमाम चौराहे ऐसे थे जहां लोग बैठे हुए थे और प्रशासन और नगर निगम के तमाम अधिकारी, चाहे डीएम हो, नगर आयुक्त हो, सीडीओ हो, एडीएम सिटी हो, एडीएम फाइनेंस हो, सब लोग जा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। यहां से पिछले 2 दिन से लगातार एक धूप निकल रही थी, लेकिन रात से जो कोहरा निकला है उसने बिल्कुल पूरी तरीके से विजिबिलिटी जीरो कर दी है। लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लोग बाग जो रोड पर निकल रहे हैं वो लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर भी लगातार सलाह कर रहे हैं कि आप घर पर रहें, क्योंकि बाहर निकलने से जो कोहरा है उसमें एक्सीडेंट और अन्य घटनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे होंगे। मैं इस वक्त क्वारसी पर षोडजयंती नगर पर मौजूद हूँ। पीछे बिल्कुल जो कोहरा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से उसने एक चादर पूरी तरीके से बिछा रखी है, जिसमें सब कुछ यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है। अलीगढ़ के तापमान की बात करें तो इस वक्त जो तापमान है वो 60 डिग्री है, लेकिन रात में 6 डिग्री था। सबसे न्यूनतम तापमान इस वक्त है इसका माना गया। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस बार की ठंड में अलीगढ़ का जो आज दिन है वो सबसे ठंडा दिन है। ऊपर से ओस बरस रही है और कोहरे ने भी पूरी तरीके से जो चादर है वो बिछा रखी है। जी,
तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठंड ने पूरी तरीके से अपना परचम लहरा दिया है। और अब आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी इस वक्त मिशन महाकुंभ पर है, प्रयागराज के दौरे पर हैं। सीएम योगी महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज भी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आज स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी, कलाकुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेले प्राधिकरण भी जाएंगे। तो सीएम योगी प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस वक्त बस कुंभ मेले का आगाज बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी कुछ और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का हिस्सा बनेंगे और आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल के साथ साथ और भी अन्य कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में बनाए गए जन आश्रय स्थल यानी कि रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे, साथ ही जन आश्रय स्थल पर की गई व्यवस्थाओं को देखा है। और प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से मुलाकात की है। साधु संतों से सीएम योगी का भव्य स्वागत किया है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर संतों ने सीएम योगी का आभार जताया है। जूना अखाड़ा पहुंचकर सीएम योगी ने अवधेशानंद से मुलाकात की। सीएम योगी ने इस पर कहा कि साधु संतों के सुझाव के बाद 3 शाही स्नानों का नाम अब अमृत स्नान होगा। सिटी में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं, जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। और महाकुंभ से पहले साधु संतों की मांग पर सीएम योगी ने मोहर लगाते हुए पेशवाई और शाही स्नान का मुगल कालीन नाम बदल दिया है। पेशवाई अब महाकुंभ छावनी प्रवेश, शोभा यात्रा और शाही स्नान को अमृत स्नान कर दिया गया है। इससे साधु संत बेहद उत्साहित हैं। इस बार का बदलाव किया गया है। शाही स्नान और पेशवाई के नाम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगाई है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है इनकी? सबसे पहले अखाड़े के यहाँ पर सचिव हमारे साथ हैं, श्री महंत रामजी दास जी, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी प्रणाम करता हूँ आपको। किस तरह से इस बार जो नाम बदला गया है, महाकुंभ छावनी प्रवेश किया गया है शोभा पेशवाई को, और इसके अलावा जो शाही स्नान होने वाले हैं उनको भी अमृत स्नान किया गया, कितना बड़ा ये बदलाव है? इससे क्या फर्क पड़ेगा और कितना खुश हैं आप लोग इससे? बहुत अच्छा। ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 जो 144 वर्ष बाद इसका योग पड़ रहा है, बड़ा अच्छा योग है। और आदिकाल से ही ये हम लोग अमृत स्नान ही कर रहे हैं। वो मुगल साम्राज्य के समय में ही इस नाम को बदला गया था, क्योंकि अमृत जो है हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था, उस अमृत कलश को लेकर के जब गरुण जी घूमे थे तो इन 4 स्थानों में हरिद्वार और प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में अमृत ही छलका था। इसलिए हम लोग उस अमृत स्नान का ही
स्नान कर रहे हैं। पहले संत हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो वो संतों की रीति रिवाज जानते हैं। ब्रह्मांड गुरु जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। सीएम साहब यहाँ पर आए, किस तरह से आप लोगों से बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने आज कहा, क्योंकि अब महाकुंभ शुरू होने में बहुत ही कम समय बचा है। जी, बहुत शांतिपूर्वक आए। जैसे एक अखाड़े में कोई संत प्रवेश करता है, वो यहाँ एक संत की हैसियत से आए, मुखिया मुख्यमंत्री हैं उस हैसियत से भी आए और भगवान को माल्यार्पण किया, उनका पूजन किए। उसके बाद में सभी संतों से हाल चाल लिए, पूछे और पूज्य महाराज जी के साथ में भी बैठ करके उन्होंने बैठक करी और उसमें कुंभ की सारी जानकारी लिए और बड़ा अच्छा लगा। चूंकि योगी जी आते हैं तो मानो भगवान शिव के रूप हैं वो, और शिव कल्याणकारी हैं। योगी जहां जाएंगे वहां कल्याण ही कल्याण होना है। प्रयागराज की बेटी ने अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई से महाकुंभ का आधिकारिक झंडा लहराया है। स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस उपलब्धि से प्रयागराज सहित विश्व के कोने कोने में बसे भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। अब वो 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर संगम के जल में लैंडिंग की तैयारी में है। बता दें कि अनामिका एक ट्रेंड स्कूबा डाइवर भी रही है। इससे पहले वो जय श्री राम और श्री राम मंदिर का ध्वज लेकर 13,000 फीट से छलांग लगाने की कीर्तिमान बना चुकी है। महाकुंभ की जमीन को अपना हिस्सा बताने वाले वक्फ बोर्ड के बयान पर बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि ये महाकुंभ आस्था का है, भक्ति का है, वेदांत का है और ये महाकुंभ हिंदुत्व की एकता का महाकुंभ है। और देखना, हमें भरोसा है इस महाकुंभ के बाद हिंदुत्व के लिए बहुत नई दशा और दिशा खुलेगी। जिस दिन कुंभ में आने वाले लोग ही हिंदू राष्ट्र के लिए मुड़ जाएंगे, उसी दिन देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। राज जी, एक मुसलमानों की तरफ से बयान आया कि वो कुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन में लग रहा है, उसको ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि वो त्रिवेणी संगम आदिकाल से, पुराणों से और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पूर्व से और हजारों वर्षों से सनातन की आस्था का स्थान है, वैदिक परंपरा का स्थान है। त्रिवेणी संगम वेदोक्त पद्धति में प्राचीन वर्णित, यहाँ तक कि भारतीय पद्धति में तो लिखा ही है। विदेशी यात्री चैन हेनयांग जैसे लोगों ने संगम के बारे में, गंगा के बारे में, कुंभ के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन लिखे। तो इस प्रकार के जो ये बयान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, उन्होंने तो संसद के लिए कहा था ये लोग पगलाए हुए हैं, वक्फ बोर्ड पे सुधार होना चाहिए, इनका पगलेटपन कम होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को बंद होना चाहिए। अगर वो बंद नहीं हो रही है तो सनातन बोर्ड खड़ी होनी चाहिए, तभी इन्हें समझ में आएगा। इन लोगों का दिमाग सटिया गया। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कुंभ में स्नान के लिए आएंगे। ऐसे में वहां आने वाले लोगों के लिए पहली बार स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। अस्थायी तौर पर तैयार किए गए पार्किंग में पूरी व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्री पार्क ऐप की मदद से सरकार की ओर से स्वीकृत पार्किंग में कार पार्क करने के लिए जगह तलाश कर सकते हैं, जगह बुक कर सकते हैं और फास्टैग के जरिए उसका पार्किंग फीस का भुगतान भी कर सकते हैं। कार मालिक बिना किसी दिक्कत के अपने कार पर लगे फास्टैग का इस्तेमाल करके पार्किंग स्थल पर भुगतान कर सकेंगे। 2.5 लाख तक गाड़ियों को मैनेज किया जा सकेगा। इसके साथ ही पूरी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी ताकि आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे। और महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए 120 ट्रेन और 300 बसों की विशेष सुविधा मिलेगी। कुंभ में पहुंचने के लिए परिवहन विभाग और रेलवे की विशेष व्यवस्था देने जा रही है। मिर्जापुर और विंध्याचल में 5 करोड़ से ज्यादा आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेनों का ठहराव होगा। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर 60 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का 2 महीने तक 2 मिनट ठहराव होगा। यही नहीं, स्नान के लिए विशेष पर्वों पर 6 ट्रेनों का और ठहराव होगा। रोडवेज की बात करें तो यहां से भी आसपास के जनपदों के विभिन्न मार्गों के 300 बसों का संचालन
मिर्जापुर बस स्टेशन से होगा। यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत अपने चालकों परिचालकों को हमने ट्रेंड कर रखा है कि यात्रियों से हम मृदुल व्यवहार करें। जो हमारे वृद्ध यात्री रहे उनके साथ जो है विशेष ध्यान रखें, उनके सामान को और उनको उतारने चढ़ाने में विशेष ध्यान दें। कितनी बसें यहाँ से होकर जाएंगी? देखिए, यहाँ आसपास के क्षेत्र और जिले डिपो की हमारी 300 गाड़ियों का यहाँ पे है। और श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीर सामने आई है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। 11 से 13 जनवरी तक होने वाले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं को शामिल होने का मौका मिलेगा। इस बार वो लोग भी आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकेंगे जो पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। इंडिया ब्लॉक के खत्म होने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के सभी साथी जहां जहां एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं, वहीं खुद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी गठबंधन के दी एंड का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। दरअसल कांग्रेस के साथी एक एक कर हाथ छुड़ा रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अखिलेश का कांग्रेस की जगह केजरीवाल को समर्थन है। वहीं ममता बनर्जी पहले से ही गठबंधन से दूर हो चुकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी से लड़ाई के नाम पर जिस इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था, वो दिल्ली चुनाव से पहले खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के अंत की घोषणा कर दी गई है। आरजेडी के तेजस्वी यादव के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इंडी के द इंड का आधिकारिक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। इंडिया गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कंफ्यूजन की स्थिति है। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए। फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है। एसपी, आरजेडी, टीएमसी ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने तो आप का समर्थन करते हुए दिल्ली चुनाव न लड़ने तक का ऐलान कर दिया है। यानी केजरीवाल को समर्थन देकर अखिलेश ने राहुल गांधी का खुला विरोध कर दिया, लेकिन कांग्रेस मिल्कीपुर उपचुनाव में उसे समर्थन देने को तैयार है। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अखिलेश के आगे घुटने टेक दिए। अखिलेश यादव को मनाने के लिए घुटने टेक दिया कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन मिल्कीपुर में बिना शर्त समर्थन का, क्योंकि वो कह रहा है मेरे ही कारण तुम 99 सीट पर आए हो, तुम्हारी ताकत नहीं है। दिल्ली में आपको समर्थन देने पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी विघटनकारी ताकतों को रोकने की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। हम जानते हैं, सबको पता है कि यहाँ लड़ाई जो है आपके आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस लड़ाई में है नहीं। तो जो लड़ाई में नहीं है उसके साथ हम क्यों खड़े होंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ही हमारे पास सशक्त एक साधन है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसपी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही कहाँ है, दिल्ली में बीजेपी को ही मजबूत करेंगे।
जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की मदद की थी। अखिलेश ने उत्तराखंड में कांग्रेस को हराया और बीजेपी को जिताया। समाजवादी पार्टी को वहाँ कहा है कि समर्थन करेंगे। गलत रहना, मध्य प्रदेश लड़े, भाजपा का सरकार बनाए, वहाँ भी बनवा के आए। गए तो थे उत्तराखंड में उपचुनाव लड़ने, जीतने गए थे, कांग्रेस को हरवा के आए। यही नहीं उनका इतिहास है। तो वहाँ लड़ेंगे इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीते, इस नाते वो लड़ेंगे। वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की टूट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इनका सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, इनकी नीतियों सिद्धांतों में कोई तालमेल नहीं है। तो ऐसा होना ही था और ये अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं। जब इनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो गठबंधन टूट जाते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं। थोक में झगड़ा और रिटेल में झप्पी वाले, सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर वाले, उनका जो है वो चकनाचूर इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कभी डीएनए रहा ही नहीं है। उनका पंचमढ़ी जो उनका सम्मेलन था, उसमें जो उनका प्रस्ताव देख लीजिए, उसके बाद से लगातार गठबंधन को लेकर के उनका एक ही फार्मूला था, या तो परिवार को पावर और नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। दरअसल बीजेपी के विरोध में बने इस गठबंधन में शामिल सभी दलों का वोट बैंक करीब करीब एक है। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस का वोट बैंक एक है, वहीं यूपी में एसपी और कांग्रेस का वोट बैंक एक है। बिहार में भी यही हाल है। ऐसे में एक साथ चुनाव लड़ने पर वोटों में बंटवारा तय है और कोई भी दल नहीं चाहता कि उसके वोटों का बंटवारा हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।